गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, एनवायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज, साथ में कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। हम लोग जब एनवायरमेंट इकोलॉजी की चर्चा प्रारंभ किए थे तो उसी चर्चा के क्रम में हमने एक बात आपके सामने डिनोट किया था कि किस प्रकार से कालक्रम में जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए गए हैं। वैसे सबसे पहली बार चर्चा 1979 में की गई थी। दूसरा जो इस पे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वह 88 में आईपीडब्ल्यूसी के गठन के साथ किया गया था और आईपीडब्ल्यूसी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी घटकों का विस्तृत अध्ययन किया और हमारे सामने प्रस्तुत किया कि किसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन होता है। उसके लिए जो सर्वप्रमुख फैक्टर था वह था ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी था वह है ग्रीन हाउस गैस का असंतुलित होना। इसीलिए अगर हम देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो यूएनएफसीसीसी के तहत ही एक प्रावधान किया गया था, वहां पर यह विशेष चर्चा की गई थी कि हमको 5.2% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी 2008 से 2012 के बीच में 1990 की तुलना में। तथा हम लोग ये भी समझे हैं कि दूसरी प्रवधि के दौरान 2013 से 2020 के मध्य हमको 18% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी 2010 की 1990 की तुलना में। साथ में हमने ये भी देखा कि पेरिस जलवायु समझौता भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करने की बात करता है। फिर यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट भी बात करता है, आईपीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भी इसकी बात करती है, भारत का आईएनडीसी भी इस पे बात करता है, पंचामृत भी इस पे बात करता है ग्रीन हाउस गैस के कटौती के बारे में। तो आज हम समझेंगे ग्रीन हाउस गैस के ही बारे में कि ग्रीन हाउस गैस वास्तव में क्या है, इसका क्या रोल है, इसके रहने और ना रहने से क्या हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और किस प्रकार से यह पृथ्वी पर लगातार ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हो रहा है। इन तमाम तथ्यों की जानकारी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये जो ग्रीन हाउस गैस है, अगर इसका हम संदर्भ देखें तो यह क्या है, इसके अंतर्गत ऐसी गैसों को शामिल किया जाता है, ऐसी गैसों को शामिल किया जाता है जो हीट को, क्या हीट को एब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है, दोनों काम करती है। हीट को एब्जॉर्ब करती है एंड इमिट करती है, दोनों का काम करती है। इमिट मतलब होता है यहां पर उत्सर्जन करना। यह हीट को अपने अंदर अवशोषित करती है और समय समय पर इसका क्या करती है, उत्सर्जन भी करती है। दोनों इसके पास क्षमता होती। इमिट के स्थान पे आप कह सकते हैं, यहां पर ज्यादा बेहतर होगा, आप हीट को यह एब्जॉर्ब करती है और उसका क्या करती है, धारण करती है, उसको धारण करती है। यहां पर हमको समझना होगा कि यह कहां पर होता है और कैसे होता है। इसके अंतर्गत बहुत प्रकार की गैसें हैं। अगर इनके नाम की हम बात करें तो इनमें बहुत सारी गैसें हैं जिनका नाम आपसे पूछा जाता है और क्रम से भी पूछा जाता है कि किसका परसेंटेज ज्यादा है और किसका परसेंटेज कम है। अगर ग्रीन हाउस गैस के विषय में हम बात करें तो इसमें जो सर्वाधिक गैस है उसका नाम है जलवाष्प। जलवाष्प का परसेंटेज सबसे ज्यादा है और लगभग इसका परसेंटेज की अगर हम बात करें तो करीब 60% के आसपास अकेले कौन आता है, यह ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प आता है, CO2 आता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन आता है क्योंकि मेथेन का भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो हमको देखने को मिलता है ओजोन है। क्या है? ओजोन है। और यहां पर और भी गैसें हैं लेकिन इनका परसेंटेज थोड़ा कम है। अगर हम बात करें तो इसमें आता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगर हम और बात करें यहां पर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो। और अगर हम देखें तो HCFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और यहां पर अगर देखें सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, फिर है नॉन मेथेन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब गैसें मिलकर के एक ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करती हैं। इसका तात्पर्य क्या है, समझ में हमको पहले यही आना चाहिए कि ये सब गैसें करती क्या है। तो उसको पहले हम समझ लेते हैं, तब यहां पर सारी व्यवस्थाएं आपके समझ में आ जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का वायुमंडल टॉपिक पढ़ेंगे तो। और वहां पर भी विशेष तौर पर जो हीट बजट और हीट बैलेंस है वहां पर इसकी बहुत विस्तृत चर्चा की जाती है। लेकिन यहां पर हम उसकी चर्चा करेंगे बहुत संक्षेप में, जिससे हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी की संकल्पना थोड़ा बेहतर हो जाए समझ के स्तर पर। अगर हम बात करें तो यहां पर हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का यहां पर वायुमंडल है और पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के गैसों का लेयर विद्यमान होता है। और इसी में हम बात करें तो हमको देखने को मिलता है क्षोभमंडल है, फिर यहां पर मिलता है जिसको कहते हैं समताप मंडल है। इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की जाएगी लेकिन अभी नहीं बात। फिर हम बात करते हैं यहां पर आता है मध्यमंडल है और यहां पर जो होता है इसको हम लोग एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको हम वायुमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, तापमंडल कहते हैं, जो आप नाम चाहें दे सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो यहां पर हम इसको वायुमंडल ही अभी कह लेते हैं। और वैसे इसी में तापमंडल भी होता है, उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा उसकी बाद में करेंगे। अभी तो बस इतना समझेंगे कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो हमारा क्षोभमंडल वाली संकल्पना है बेसिक, इसी क्षोभमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का जो लेयर होता है इसी से बनता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। यह संकल्पना कहां की है? इस क्षोभमंडल की। यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात और हमको समझना है जो आवश्यक है, और आवश्यक ये है कि यह, अब देखिए, अब हम कंप्लीट एक ही में बताएंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। यहां पर अर्थ हो गया और यह अर्थ का पूरा हमारा वायुमंडल हो गया, ये पूरा वायुमंडल है और इसमें अब हम अलग नहीं करेंगे, सब एक ही मिक्स है, जितने भी लेयर हैं। यहां पर दूर कहीं पर सन है और यहां से आती है रेडिएशन। क्या आती है? रेडिएशन आती है। और ये जो रेडिएशन आती है इसको कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यह जिस रूप में आती है यह होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, क्योंकि इसमें जो वेव है उसका वेवलेंथ काफी छोटी होती, इसलिए उसको कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो सन से जो एनर्जी आती है उसमें शॉर्ट वेव का बहुलता होती है। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सूर्य से एनर्जी पृथ्वी की तरफ आती है और आती है तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल के विभिन्न लेयर से इसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती है। और अगर देखा जाए तो इसमें से बहुत सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में या स्पेस में वापस चली जाती है, आती है नीचे की तरफ ही एनर्जी आती है और आने के क्रम में बहुत सी एनर्जी का भी यहां से कह सकते हैं स्पेस में ट्रांसमिशन हो जाता है। लेकिन यहां पर विद्यमान है विभिन्न प्रकार की, जैसे मान लेते हैं यहां पर जलवाष्प है, यहीं पर हमको देखने को मिलता है CO2 है, यहीं पर हमारे मेथेन है, यहां पर आपको ओजोन मिलता है, यहीं पर हमको
नाइट्रस ऑक्साइड है, विभिन्न प्रकार की गैसें ये हमारे इसी कह सकते हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं। और ये सब जो गैसें होती हैं इनके पास एक क्षमता होती है, हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ग्रीन हाउस जो गैस होती है, कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के पास होती है हीट को धारण करने की क्षमता होती है, हीट को धारण करने की क्षमता होती है, हीट को धारण करने की क्षमता होती है। और यह भी बात हमको ध्यान में रखना होगा कि जो वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का एक समुच्चय है, लेकिन इनमें इन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। ये एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होती हैं और इसी से हमारा बनता है एक ग्रीन हाउस गैस। और यह ग्रीन हाउस गैस करता क्या है? हीट को धारण करता है। यहां पर इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हमें होती है? अगर देखें तो सन से अगर एनर्जी मान लेते हैं 100 यूनिट चली है, ना चले 100 यूनिट, तो इसमें से अधिकांश एनर्जी वापस चली जाती है, करीब करीब 35 यूनिट एनर्जी पुनः स्पेस में चली जाती है। और हमारे वायुमंडल और पृथ्वी में जो इसका प्रयोग होता है यह सब मिला जुला के अगर आप देखें 65 यूनिट का प्रयोग होता है। कितने का प्रयोग होता है? 65 यूनिट का केवल प्रयोग होता है। और इसमें भी अगर हम बात करें 18 यूनिट के आसपास वायुमंडल में रहता है और शेष आपके आ जाता है कहां पर? 47 के आसपास इस अर्थ पे आता है। ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इतनी यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है वायुमंडल के द्वारा और 47 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है पृथ्वी के द्वारा, अर्थ के द्वारा, और लगभग 35 यूनिट एनर्जी वापस कर दी जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं? एल्बिडो, परावर्तिता गुणांक। पृथ्वी का परावर्तिता गुणांक होता है 35। जो एनर्जी पृथ्वी पर विद्यमान किसी भी प्राणी या किसी भी जीव जंतु या वनस्पति के लिए किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो शेष बची हमारी 65 यूनिट, इसमें से 18 यूनिट एब्जॉर्ब किया जाता है वायुमंडल के द्वारा, 47 यूनिट एब्जॉर्ब किया जाता है पृथ्वी के द्वारा। लेकिन आप सोचो, जब यह सूर्य इस पृथ्वी के सम्मुख है, क्योंकि पृथ्वी लगातार अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, तो जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है वहां पर एनर्जी आती है और जो भाग विमुख होता है वहां पर एनर्जी नहीं रहती है। तो दिन में तो एनर्जी आ रही है, यहां पर जितने भी लाइफ स्टॉक हैं सबको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि सन ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसपे पूरा हमारा यह जैविक जगत चलायमान है। क्योंकि सन से ही हमको एनर्जी मिलती है और यह एनर्जी वनस्पति कन्वर्ट करते हैं जैविक ऊर्जा के रूप में, जो खाद्य श्रृंखला के रूप में विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर या विभिन्न पोषण स्तरों पर पहुंचते रहते हैं समय समय पर। और जब सन यहां से अपसेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी का सोर्स अपसेंट हो जाएगा और टेम्परेचर घट जाएगा। तो आप सोचो, अगर यहां पर हमारा यह ग्रीन हाउस गैस रूपी वायुमंडल ना होता, यह क्या करता है? अभी बात आपके समझ में आ जाएगी। यह ग्रीन हाउस गैस रूपी जो हमारा वायुमंडल है, ये करता क्या है? जब सन से एनर्जी आती है उसको अबाध रूप से मतलब बिना किसी रोक टोक के धरती पर आने नहीं देता, उसके बीच में व्यवधान उत्पन्न करता है। इसलिए सन से एनर्जी जो पृथ्वी तक आती है वह रुक रुक के आती है और विभिन्न चरणों में आती है। और जब सन यहां से हट जाता है तो यहां से जो एनर्जी है वह अचानक गायब भी नहीं होगी, वह धीरे धीरे यहां से एनर्जी फिर से कह सकते हैं स्पेस में जाने का प्रयास करेगी। तो अगर यहां पर ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच ना होता तो दिन के समय जो हमारा टेम्परेचर है यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता और रात के समय टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता। और इतना टेम्परेचर का वेरिएशन, अगर 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वेरिएशन कहीं पर भी हो तो ऐसे में किसी भी जीवन की संकल्पना करना नामुमकिन है। लेकिन पृथ्वी पर जीवन है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ किसको जाता है? तो इस ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच को जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस करता क्या है? सन से आने वाली एनर्जी
तथा पृथ्वी से निकलने वाली एनर्जी, जो पृथ्वी से यहां से एनर्जी निकलती है, इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। यह जो पार्थिव विकिरण होती है, यह लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। कैसी होती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। यह वायुमंडल में ट्रैप की जाती है, इसको वायुमंडल पकड़ लेता है, इसको नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि यह शॉर्ट वेव रेडिएशन है। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो पृथ्वी से परावर्तित की जाती है सीधे स्पेस में जाएगी। कहां जाएगी? स्पेस में जाएगी। यह शॉर्ट वेव है, लेकिन यह लॉन्ग वेव है। तो लॉन्ग वेव की, चूंकि पृथ्वी जब हीट होती है तो यहां से भी कुछ लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती है, कुछ शॉर्ट वेव निकलती है। जो शॉर्ट वेव है यह तो सीधे स्पेस में चली जाती है, उसका हमारे वायुमंडल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है यह हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा पुनः ट्रैप कर ली जाती है, पकड़ ली जाती है, और इसी से हमारा वास्तव में जो वायुमंडल है ये काफी ज्यादा हीट होता है। इससे वायुमंडल को जो एनर्जी प्राप्त होती है यह लगभग अगर बात करें तो यह 47 यूनिट इसी से प्राप्त होती है। 47 यूनिट जो एनर्जी वायुमंडल को मिलती है वह इस पार्थिव विकिरण से मिलती है, और 18 यूनिट केवल कहां से मिलती है? प्रत्यक्ष सूर्य से मिलती है। तो वायुमंडल को सर्वाधिक एनर्जी पार्थिव विकिरण से मिलती है, और यह प्रत्यक्ष कहलाएगी। और जबकि सन से कितनी मिलती है? केवल 18 यूनिट। इसलिए आपसे पूछा जाता है कभी काल प्रश्न में कि जो हमारा वायुमंडल या सर्वाधिक हीट किसके परिणाम स्वरूप होता है? सन की प्रत्यक्ष एनर्जी से या पृथ्वी के द्वारा पार्थिव विकिरण से? तो पार्थिव विकिरण से ज्यादा हीट होता है। तो यहां पर ग्रीन हाउस गैस रूपी जो हमारा कवच है यह सन से आने वाली एनर्जी को तथा पार्थिव विकिरण से निष्कासित एनर्जी को रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। और यहां पर एक बनाता है हीट का बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? हीट का बैलेंस बनाता है। अब इसी को हम आपको यहां पर कर लेते हैं। यहां पर सन है, यहां पर एनर्जी आ रही है, ऐसे यहां से भी कुछ एनर्जी चली जाती है स्पेस में। ये कहां चली गई? स्पेस में। कितना गई? यहां पे गई है 35 यूनिट। कितना गई? 35 यूनिट। लेकिन यहां पर जो प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ यह 18 प्राप्त हुआ, और यहां पर प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ 47। लेकिन यहां से जो इसमें एनर्जी आई है यह 47 आई है, और इसको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। और यह होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, और यह जो इमिट हो रही है यह शॉर्ट वेव रेडिएशन है जो स्पेस में जा रही है। सन से जो एनर्जी आती है यह भी शॉर्ट वेव रेडिएशन की आती है। तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है, क्या है? ग्रीन हाउस गैस यह क्या करता है? एक प्रकार का रेगुलेटर है। क्या है? रेगुलेटर है, जो इनकमिंग क्या इंसोलेशन एवं पार्थिव विकिरण के माध्यम से ऊर्जा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसका बेसिक काम यही है। यह एक पहरेदार की भूमिका निभाता है। सन से आने वाली एनर्जी को क्या करता है? ज्यादा रोकता नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है। वह ग्रीन हाउस गैस को क्या करती है? बेधते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है। लेकिन पृथ्वी से जो एनर्जी निकलती है या चूंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन है, तो यह इस ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच को सहजता से बेध नहीं पाती है, और इसी में फंस जाती है, रुक जाती है। और ऐसे में क्या होता है? हमारा वायुमंडल ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर लेता है इस पार्थिव विकिरण के रूप में, और यहीं पर इन दोनों को मिला करके एक यहां पर फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं हीट का बैलेंस बनता है। क्या बनता है? हीट का बैलेंस बनता है। यह हीट बैलेंस क्या करता है ये भी हमको समझना है। क्योंकि दिन के समय में प्रत्यक्ष ऊर्जा हमको मिल रही है, इसलिए कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। जीव जंतु और जितने लाइफ स्टॉक हैं ये जीवित रहेंगे। लेकिन जब सन यहां से अब्सेंट हो जाएगा तो यहां का टेम्परेचर
अगर यह ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच ना होता तो सारी एनर्जी स्पेस में चली जाती, और यदि सारी एनर्जी स्पेस में चली जाती, ऐसे में समस्या क्या होती, यहाँ के जो जीव जंतु हैं यह जीवित नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ पर भूमिका कौन निभाता है, यह ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच एक अहम भूमिका निभाता है, जो दिन के टेम्परेचर को आवश्यकता से अधिक बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि आने वाली एनर्जी को क्या करता है, रोकता है। और रात के समय जब एनर्जी यह पूरा स्पेस में जाना चाहती है तो जाने नहीं देगा, बल्कि उनको पकड़ लेता है। क्या करता है, पकड़ लेता है और एक बैलेंस तैयार करता है, हीट बैलेंस तैयार करता है। क्या करता है, हीट बैलेंस तैयार करता है। यह हीट बैलेंस जो है, यह हीट बैलेंस रात के समय जब सन हमारे सम्मुख नहीं होता है, उस समय इस हीट बैलेंस से एनर्जी पृथ्वी की तरफ पुनः वापस की जाती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन हमारा चलायमान हो सके। क्योंकि रात का टेम्परेचर अगर सन नहीं है तो माइनस में पहुंच जाएगा, और यही जो रात में तैयार किया गया है इस ग्रीन हाउस गैस के द्वारा हीट बैलेंस, इसी हीट बैलेंस की एनर्जी पुनः वापस की जाती है पृथ्वी की तरफ, पुनः वापस आती है। और जब पुनः वापस आती है हीट बैलेंस से एनर्जी पृथ्वी की तरफ रात में, तो इसको हम कहते हैं प्रतिलोम विकिरण। क्या कहते हैं, प्रतिलोम विकिरण, ये हम कहते हैं। तो क्या यह प्रतिलोम विकिरण आज की समस्या है या पहले की? नहीं, पहले भी होता था। जब से पृथ्वी बनी है और पृथ्वी का कालक्रम में वायुमंडल बना, तो धीरे धीरे हमारा यह ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच बना। फिर इस ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच ने एक अपना हीट बैलेंस तैयार किया, और जब हीट बैलेंस बन गया तब जाकर के जीवन की संकल्पनाएं प्रारंभ हुई। क्योंकि बगैर हीट बैलेंस और ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच के जीवन की संकल्पना नामुमकिन है। क्योंकि यही जो ग्रीन हाउस गैस है, या कह सकते हैं हीट बैलेंस है, इसी के परिणाम स्वरूप दिन और रात के तापमान का जो अंतर है यह कम होता है, और इसी से हम कह सकते हैं पृथ्वी पर जीवन की संकल्पना विद्यमान है। तो यह तो सनातन काल से, जब से पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल बना है तब से चल रहा है। तो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग की संकल्पना कहां से आ गई, मेन प्रश्न ये है। देखिए, यहां पर एक विषय वस्तु हमको समझना है, और ये है वो विषय वस्तु कि अगर हम बात करें लगभग 1780 के आसपास, कब 1780 आसपास, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस में कई प्रकार की गैसें हैं, और इसी में एक गैस है CO2। CO2 का जो कंट्रीब्यूशन था इसमें, यह करीब करीब 250 ppm था 250 ppm था। लेकिन वर्तमान में यह जो है 2000 के आसपास ग्रीन हाउस गैस में, इसका जो CO2 है यह अब बढ़ करके हो गया लगभग 332 ppm। अर्थात यहां पर ग्रीन हाउस गैस के कंपोजिशन में परिवर्तन हुआ है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो हमने यह आपसे कहा कि चूंकि ग्रीन हाउस गैस हमारा असंतुलित हो रहा है। क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। जब ग्रीन हाउस गैस असंतुलित हो रहा है तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम ये होगा जो हमारा हीट बैलेंस है, जो हमारा हीट बैलेंस है, यह भी हीट बैलेंस हमारा अब असंतुलित हो रहा है। क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। और इसका परिणाम ये होगा कि जो अभी अभी हमने कहा कि जो प्रतिलोम विकिरण है, क्योंकि आप देखिए बैक आइए, यहां पर हमने कहा रात्र के समय जब सन अपसेंट हो जाता है तो यही जो ग्रीन हाउस गैस एक हीट बैलेंस बना के रखा रहता है, इसी में से एनर्जी को वापस करता है पृथ्वी को, कि जिससे पृथ्वी पर जीवन की संकल्पनाएं चलती रहे रात के दौरान भी। तो जो एनर्जी इस हीट बैलेंस से रात के समय वापस की जाती है पृथ्वी को, इसी को कहते हैं प्रतिलोम विकिरण। क्या कहते हैं, प्रतिलोम विकिरण। तो यहां पर उसी बात को हम बता रहे हैं कि रात के समय जब यह
हमारा ग्रीन हाउस गैस रूपी जो कवच है यह असंतुलित होता है, क्योंकि इसमें CO2 का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है, तो इससे हीट बैलेंस भी हमारा असंतुलित हो जा रहा है। और इसका परिणाम होता है कि जो प्रतिलोम विकिरण है, क्या प्रतिलोम विकिरण का मान लगातार बढ़ रहा है। पहले भी प्रतिलोम विकिरण बढ़ता था, प्रतिलोम विकिरण था, रात के समय काम करता था, लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति की संकल्पनाएं आई हैं, तब से हम लोगों ने जीवाश्म ईंधन के रूप में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इस एटमॉस्फेयर में एमिट किया है कि उसका परिणाम यही निकला कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच है यह असंतुलित हो गया। और इसका परिणाम ये निकला कि प्रतिलोम विकिरण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रतिलोम विकिरण की जब दर बढ़ती है, इसका परिणाम ये होता है हमारी वायुमंडल और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता है। इसका परिणाम होगा कि तापमान में वृद्धि। ध्यान रखिएगा, किसमें वृद्धि होती है? तापमान में वृद्धि। यहां पर एक बार आपको पुनः हम इंडिकेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी है, अर्थ, अर्थ का वायुमंडल, यहां पर है सन। इतनी बातें हमारी समझ में आ गई। यहां पर एनर्जी आती है, कुछ एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में, कुछ एनर्जी पृथ्वी के पास, कुछ एनर्जी वापस की जाती है। यहां पर जो आने वाली एनर्जी है, जो पृथ्वी और पृथ्वी को वायुमंडल को मिलता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, शुरू से और आज तक उतना ही है, लगभग। यहां पर हम कहते हैं 18 यूनिट इसको मिलता है और 47 इसको मिलता है, यही है। और यहां से जो पार्थिव विकिरण है, कौन? पार्थिव विकिरण, ये भी उतना ही है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। पार्थिव विकिरण भी वैसा का वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या होता है, इस पार्थिव विकिरण और जो हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर है, इन्हीं दोनों के परिणाम स्वरूप जब यहां पर बनता है एक हीट बैलेंस बनता है, हीट बैलेंस, तो इसी हीट बैलेंस से जो एनर्जी रात्रि के दौरान पुनः पृथ्वी को वापस की जाती है, कब? रात्रि में, इसको हम कहते हैं प्रतिलोम विकिरण। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विकिरण। तो यह जो प्रतिलोम विकिरण पुनः वापस आती है, इससे हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो यह हमको सहज भाव से समझना होगा कि पहले भी ये घटनाएं होती थी, लेकिन हाल फिलहाल में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसके पीछे सिंपल कारण है क्या? कि हम लोगों ने क्या किया है, अपने ग्रीन हाउस गैस रूपी कवच को असंतुलित कर दिया है। क्योंकि उसके लिए जो मुख्य कंपोनेंट उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हमने उत्सर्जन बहुत ज्यादा किया है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारा हीट बैलेंस भी असंतुलित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिलोम विकिरण की दर भी बढ़ रही है, और इसी से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। और यही हमारा है प्रतिलोम विकिरण का दर बढ़ना, और इसी से होती है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैस एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस क्या एक पर्यावरणीय समस्या है? क्या कहीं से भी पर्यावरणीय समस्या नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का असंतुलित होना पर्यावरणीय समस्या है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के बगैर पृथ्वी पर जीवन की संकल्पना ही नहीं की जा सकती। हाँ, ग्रीन हाउस गैस का असंतुलित होना मानव जीवन के लिए घातक हो रहा है। मानव जीवन ही नहीं, बल्कि समस्त जैविक प्रक्रियाओं के लिए यह एक प्रकार से समस्या उत्पन्न कर रहा है। यह हमको समझना होगा। तो इसलिए यह ग्रीन हाउस गैस रूपी जो संकल्पना है, यह बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा की बात आती है, किसकी बात आती है? चंद्रमा की। क्या चंद्रमा पर जीवन है? नहीं है। क्यों?
क्योंकि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 1/6 है, इसलिए वहां का पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, इसलिए वहां पे गैस टिकती ही नहीं है, गैस सब वहां से पलायन कर जाती है। तो जब गैस है नहीं तो फिर गैस से ही ग्रीन हाउस गैस रूपी संकल्पना प्रतिपादित होती है। गैस नहीं है तो इसका मतलब वहां पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसलिए दिन का टेम्परेचर काफी ज्यादा, क्योंकि सन की डायरेक्ट एनर्जी आएगी और रात्रि के समय डायरेक्ट एनर्जी सब वापस चली जाती है। तो चंद्रमा का दिन और रात का तापमान काफी ज्यादा वेरिएशन करता है, इसलिए वहां पर जीवन की संकल्पना संभव नहीं होती है। फिर भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाएंगे, इसका तात्पर्य हम कृत्रिम वहां पे ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना को प्रतिपादित करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस जैसा व्यवहार ही हमारा ग्लास करता है, कांच। बस निर्भर करता है कांच का थिकनेस और कलर, कि हम किस कलर का कांच प्रयोग कर रहे हैं और किस थिकनेस का प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार वह एनर्जी को रेगुलेट करने लगता है। और फिर यह कांच भी एक ग्रीन हाउस गैस जैसा ही व्यवहार करने लगता है, और इसका प्रयोग ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वे करते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर काफी माइनस में चला जाता है। तो अगर हम चंद्रमा पे मानव बस्ती बसाना चाहते हैं तो वहां पर भी कृत्रिम गैस रूपी हम ग्लास हाउस बनाएंगे, जहां पर टेम्परेचर को हम रेगुलेट करके मानव बस्तियों को बसा सकते हैं। तो ये सब बातें चंद्रमा के सेंस में भी हमको ध्यान में रखनी होगी। यहां पर इसी ग्रीन हाउस गैस में 6 गैसों को चिन्हित किया गया था। कब चिन्हित किया गया? अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, तो क्या होगा? जलवाष्प का। अभी अभी मिलेगा लगभग 60% भाग ग्रीन हाउस गैस में किसका है? जलवाष्प का है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस को असंतुलित करने में या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस रूपी पर्यावरणीय समस्या के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर को एकदम स्पष्ट रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? जलवाष्प का है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस को असंतुलित करने में या ग्रीन हाउस गैस रूपी इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस रूपी पर्यावरणीय समस्या में सर्वाधिक भूमिका किसकी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की है। इसीलिए अगर हम जब क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान 6 गैसों को चिन्हित किया गया था, जिनका उत्सर्जन 5.2% घटाने की बात कही गई थी। वहां पर हमने सिंपल कहा था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 5.2% की कटौती की जाएगी 2008 से 2012 के बीच में। लेकिन वहां पर कौन कौन सी गैसें चिन्हित की गई थी, उनका नाम हम आपके सामने आज बता देते हैं। तो अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान 6 ग्रीन हाउस गैस को चिन्हित किया गया था। ये हमको ध्यान रखना है। कितने गैसों को चिन्हित किया गया था? 6 ग्रीन हाउस गैसों को चिन्हित किया गया था। यहां पर इनके नाम क्या क्या है? तो सबसे पहला नाम तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके पश्चात मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, फिर यहां पर अगर हम बात करें तो ओजोन है, और यहां पर आपको मिलता है ओजोन से पहले आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या आ जाएगा? ओजोन इसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर आता है ओजोन है, फिर यहां पर आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक है परफ्लोरोकार्बन। क्या है? परफ्लोरोकार्बन। ये 6 गैसें हैं जिनको चिन्हित किया गया था। कब? आपसे पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान किन 6 गैसों को चिन्हित किया गया था ग्रीन हाउस गैस के रूप में, जो काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी थी। उसमें था कार्बन डाइऑक्साइड था, मेथेन था, नाइट्रस ऑक्साइड था, ओजोन था, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन था और परफ्लोरोकार्बन है। इतने लोगों को चिन्हित किया गया था। यहां पर भी और कुछ छोटे मोटे तथ्य हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा फैक्चुअल है, उस फैक्ट को हमको बताना है, क्योंकि आप यहां पर जिससे तुलना आप कर ले जाएं। उस फैक्ट में अगर हम बात करें तो एक फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है, और ये है कि यहां पर अगर देखें हीट कैरिंग कैपेसिटी, इस आधार पर हम देख रहे हैं हीट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर अगर हम देखें
तो सबसे ज्यादा जो क्षमता है हीट कैरी करने की यह होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, और यह करीब करीब 22,200 गुना होता है। इसका तात्पर्य है अगर कार्बन का एक पार्ट 1 यूनिट कार्बन को धारण करता है, उसकी तुलना में सल्फर हेक्साफ्लोराइड 22,200 गुना हीट को धारण करता है। इतनी इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें यहां पर दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है फ्लोरोकार्बन 12 नंबर वाला तो है। इसकी जो कैपेसिटी है यह करीब करीब आपको मिलती 8100। कितना है? 8100। इसकी भी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। इससे कम कैपेसिटी किसकी है? फ्लोरोकार्बन नंबर 11 की। इसकी कैपेसिटी कितनी? लगभग 3800 है। कितनी है? 3800। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगला जो हमको मिलता है कैपेसिटी वो है नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड की कैपेसिटी मिलती है 396। कितना है? 396। और इसी प्रकार इससे कम भी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो वहां पर आता है मेथेन। कौन आता है? मेथेन। और मेथेन की कैपेसिटी कितनी है? लगभग 23 है। इसका तात्पर्य है, और कार्बन की कितनी है? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की 1। अर्थात अगर यह 1 यूनिट एब्जॉर्ब करता है तो उसकी तुलना में मेथेन 23 गुना एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। और सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कभी काल प्रश्न पूछा जाता है, आंकड़ा एग्जैक्ट याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए कि ज्यादा कैपेसिटी किसकी है धारण करने की। तो ज्यादा हीट को धारण करने की कैपेसिटी किसकी है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। कार्बन से ज्यादा सभी की है, कार्बन की सबसे कम है। लेकिन दिक्कत यह है और का उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये चिंता का विषय है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इनका लाइफ लाइन क्या है, अर्थात इनका लाइफ लाइन ही कहिए आप, अर्थात इनका जीवन काल कितना लंबा होता है। तो सर्वाधिक जो लंबा जीवन काल है यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जीवन काल यहां पर मिलता है किसका? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का जो जीवन काल है सबसे लंबा है। यह 298 वर्षों तक वायुमंडल में विद्यमान रहता है। कितने वर्षों तक? 298 वर्षों तक वायुमंडल में विद्यमान रहता है। सबसे ज्यादा जीवन काल इसी का है ग्रीन हाउस गैस के रूप में। दूसरे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जीवन काल लगभग 100 वर्षों का होता है हमारे वायुमंडल में। तीसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है फ्लोरोकार्बन, और इसका जीवन काल लगभग आपको मिलता है 55 वर्ष। कितना मिलता है? 55 वर्ष। इसी प्रकार अगर हम मेथेन की बात करें CH4, इसका लगभग मिलता है 25 वर्ष। कितना मिलता है जीवन काल? और सबसे कम किसका है? ओजोन का है। ओजोन का जीवन काल कितना है? मात्र 22 दिन का है। कितने दिन का है? 22 दिन का है। इस प्रकार से सबसे ज्यादा समय तक वायुमंडल में कौन ग्रीन हाउस गैस रूपी विद्यमान होता है? तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे कम जीवन काल किसका होता है? तो ओजोन का। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है हीट को धारण करने की? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की है। और सबसे कम किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कभी काल तुलनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। अब इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें तो ये बात तो तय हो गई कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस के न रहने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और ग्रीन हाउस गैस का असंतुलित होने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये बातें हमको समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस का असंतुलन, क्या? असंतुलन का परिणाम है भूमंडलीय, क्या है? भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, एक थोड़ा सा हम आपके सामने बस ट्रेलर दिखाते हैं। मनुष्य ने सिर्फ एक क्रिया को शुरू किया, अब प्रकृति उसको किस प्रकार से बढ़ाएगी आप इसकी कल्पना करके देखिए। हमने जब इस ग्रीन हाउस गैस को असंतुलित किया, इसका परिणाम ये निकला, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगा। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, इसका परिणाम ये निकला, सबसे पहला काम ये होगा कि यहां पर जो हिम की कैनोपियां हैं इनका मेल्टिंग होगा। तो हम कह सकते हैं हिम गलन होगा।
क्या होगा? हिमगलन होगा। एक पॉइंट हमने लिया, हिमगलन होगा। अब जब हिम पिघलेगा तो क्या क्या काम यहां पे होगा, ये बात थोड़ा समझिए। हिम के पिघलने से सबसे पहला काम होगा, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है क्या रिलीज होगी। और जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो हमारा ग्रीन हाउस गैस और ज्यादा असंतुलित होगा, और ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने में भूमिका निभाएगा। समझ में आ रही होगी बात। साथ में यह जब हिम पिघलेगा तो इसका परिणाम ये होगा कि जो हमारे इक्वेटोरियल बेल्ट होते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, कौन से? विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये जलमग्न होंगे। क्या होंगे? जलमग्न होंगे। और जब जलमग्न होंगे तो जलमग्न का तात्पर्य होता है जब कोई मार्सलैंड, पीटलैंड, वेटलैंड जैसी संकल्पना सामने आती है तो यहां से मेथेन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? मेथेन का उत्सर्जन होगा, और मेथेन का उत्सर्जन पुनः ग्रीन हाउस गैस को असंतुलित करेगा। बात समझिएगा। यह विषुवत रेखीय क्षेत्र जब जलमग्न होता है तो इससे जो हमारे तटवर्ती और द्वीपीय क्षेत्र हैं ये क्या होंगे? जलमग्न होंगे। क्या होंगे? जलमग्न होंगे, अर्थात इनके अस्तित्व का संकट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही हो? साथ में अगर हम बात करें, जो हमारे प्रवाल हैं इनका भी जब टेम्परेचर बढ़ता है ये तो हिम को पिघल ही जाएंगे। हिम के पिघलने से क्या होगा? जो हमारा जल स्तर है बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ेगा तो मार्सलैंड, पीटलैंड जैसी संकल्पनाएं बनेंगी, यहां से मेथेन का उत्सर्जन। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड था ये भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने लगेगा। देख रहे हैं हमने केवल शुरू किया है और प्रकृति स्वयं टेम्परेचर के बढ़ाने का सारी योजनाएं तैयार कर रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भूमंडलीय ऊष्मन से, तो भूमंडलीय ऊष्मन से जो और समस्याएं हैं वो थोड़ा देखिए यहां पर क्या होगी। इससे क्या होता है, जो हमारे कोरल हैं, प्रवाल, प्रवाल भित्तियां, क्या प्रवाल भित्तियां ये क्या होंगी? ये विनष्ट होंगी। ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो उत्पादकता है, उत्पादकता हमारी कम होगी, उत्पादकता हमारी घटती है। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है किसी भी रोग से लड़ने की, प्रतिरोधक क्षमता ये भी घटती है। ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं देखने को। इतना ही नहीं, जब टेम्परेचर एक्सट्रीम तरीके से बढ़ता है तो वाष्पीकरण बढ़ता है, और वाष्पीकरण बढ़ेगा तो वर्षा भी बढ़ेगी, एक्सट्रीम बारिश होगी, चरम वर्षा होगी, चरम गर्मी पड़ेगी, चरम ठंडक आएगी। यानी जो भी संकल्पनाएं आएंगी, जो भी हमको मौसमी परिघटनाएं देखने को मिलेंगी वह चरम पर होंगी। कैसी होंगी? चरम पर होंगी। ये सब लक्षण हमको जलवायु परिवर्तन के देखने को मिलते हैं इस ग्रीन हाउस गैस के असंतुलित होने से। और इस ग्रीन हाउस गैस को असंतुलित करने का जो प्रमुख कार्य करता है वह मानव शुरू कर रहा है, लेकिन प्रकृति उसको और ज्यादा इनहांस कर रही है अपने कार्यों से। तो यदि हमको इस समस्या का समाधान करना है तो हमको पहले ही हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल, फिर हमने देखा है पेरिस जलवायु समझौता, भारत का INDC क्या है, भारत का नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज क्या है, वो सब इसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यहां पर कुछ हमने आज संक्षेप में केवल चर्चा किया है ग्रीन हाउस गैस का। बाकी इसकी और विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी का वायुमंडल टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे तो। इसलिए हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वह 1992 का जो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, जहां पर सबसे पहला था एजेंडा 21 ग्लोबल, वहां पर एक था ग्लोबल क्लाइमेट फंड था, और एक हमने पढ़ा था एजेंडा 21, एक पढ़ा था UNCCD, UNFCCC, एक बचा जिसका नाम है CBD जैव विविधता। अगला क्लास हमारा होगा जैव विविधता पर। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।